चाचा चौधरी और टेररिस्ट। चाचा जी, वह किसकी तस्वीर है? ये खतरनाक टेररिस्ट जगालो की फोटो है। पुलिस उसे पकड़कर जेल में डालना चाहती है क्योंकि वह जब तक बाहर रहेगा समाज के लिए खतरा बना रहेगा। जब उसकी तस्वीर खींची थी तब उसे पकड़कर बंद क्यों नहीं किया? रघु, तुम्हारी टांग को क्या हो गया? शहर में कुछ दिन पहले बम ब्लास्ट हुआ था, उसकी भेंट चढ़ गया। कांस्टेबल दत्ता, बड़े गुस्से में दिखाई दे रहे हो। टेररिस्ट जगालो की तलाश में निकला हूँ। पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि जब तक उसे पकड़कर नहीं लाऊंगा मेरी तरक्की रुकी रहेगी। वह रहा वह। अरे रे, रुको। एक औरत को हाथ लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? भविष्य में किसी महिला से छेड़खानी नहीं करना। चाचा जी, बुरी हुई। क्या तुम्हें ट्रेनिंग में ये नहीं बताया गया कि औरत की चाल आदमी से अलग होती है? ये मेरी तरक्की का सवाल है चाचा जी, कुछ करिए। हम टेररिस्ट को पकड़ेंगे लेकिन तुम्हारे प्रमोशन के लिए नहीं, बल्कि वह समाज के लिए खतरा है। हाँ, जगालो, यही है वो टेररिस्ट। चाचा जी, जिसको आपने रोका है उसकी शक्ल जगालो से नहीं मिलती। देखो, छिपने के लिए सर मुंडवाया जा सकता है। एक शरीफ इज्जतदार आदमी को परेशान कर रहे हो, लेकिन ये बाया कटा हुआ कान नहीं छुपा सकता। और फिर मैंने जब उसका नाम पुकारा तो उसने मुड़कर देखा। हाँ चाचा जी, आप ठीक कह रहे हैं। चाचा जी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। तुमने मुझे पहचान कर गलती की, अब इसका अंजाम भुगतो। छड़ी फेंको, ये लो। कांस्टेबल गस्का, संभालो अपना मुजरिम। चलो, बाय। बिल्लू और बैंड मास्टर। निकलो। बैंड मास्टर साहब, क्या हुआ? मकान मालिक ने घर से निकाल दिया। उसका कहना है कि हमारी बैंड बाजे के शोर से उसके कानों के पर्दे फट गए। तो तुम किसी दूसरे मोहल्ले में मकान ले लो। शहर के सारे मोहल्ले देख लिए, जिस मकान में भी हम रियाज करते हैं मकान मालिक डंडे मारकर निकाल देता है। बड़े परेशान है। एक मकान है पर किराया कुछ ज्यादा होगा। जितने पैसे कहोगे दूंगा, कोई मकान मालिक हमें रखे तो सही। आओ मेरे साथ, अंदर चले आओ। बैंड मास्टर, मैंने मकान मालिक से किराया तय कर लिया है, तुम मजे से यहाँ रहो। और कुछ अरसा बीत गया। इस मकान मालिक ने हमें बिल्कुल नहीं निकाला। मैं तुम्हारा बड़ा एहसानमंद हूँ। तुम्हारी शादी में मुफ्त में बैंड बजाऊंगा। ऐसा न करना, वरना सारे बाराती भाग खड़े होंगे। बिल्लू मास्टर, एक बात बताओ, इस मकान मालिक ने हमें क्यों नहीं निकाला? क्योंकि वह जन्म से बहरा है। पिंकी और दो चोर। छप्पट जी, कोई कहानी सुनाइए। अरे, आप तो रोने लग गए। मैंने कहानी सुनाने की फरमाइश की है, न कि आपको शेर के पिंजरे में जाने के लिए कहा है। पिंकी, तुम्हारी फरमाइश शेर के सामने जाने से भी ज्यादा खतरनाक है। मुझे कहानी आती नहीं और तुम बिना सुने पीछा नहीं छोड़ोगी। अरे, कोई मन गढ़ंत किस्सा सुना दो और उसे रफा दफा करो। मुसीबत तो ये है कि मुझे कहानी गढ़ना भी नहीं आता, नहीं तो मैं प्रेमचंद जैसा साहित्यकार न बन गया होता। और मैं तुम्हें आज का सपना सुना सकता हूँ। चलेगा। तो सुनो, मैं सेंट्रल जेल में बंद था। जेल में? मैं तो आपको शरीफ आदमी समझती थी। ओहो, तुमने बीच में टोका। ये सपने की बात है, समझी? समझ गई, अब बीच में नहीं बोलूंगी। तभी एक सिपाही मेरी कोठरी की तरफ आया। उसने ताला खोला और कहा, नंबर 60, तुम्हें जेलर साहब ने बुलाया है। मैं कांपता हुआ जेलर के कमरे की ओर बढ़ा।
पता नहीं मुझसे क्या गलती हो गई है। नंबर 60, तुम्हारे जेल के दिन पूरे हुए, अपना सामान संभालो, अब तुम आजाद हो। पर जनाब, मुझे जेल 10 साल की हुई थी, अभी 8 साल ही मैंने बिताए हैं। तुम्हारा अच्छा बर्ताव देखकर सरकार ने बाकी के 2 साल माफ कर दिए हैं। मैं जेलर को धन्यवाद देकर खुशी खुशी बाहर आया। आज वर्षों बाद आजादी की खुली हवा में सांस ली है। तभी मैंने देखा एक मुसीबत जिसका नाम पिंकी है मेरी तरफ आ रही है। वाह झपट अंकल, अब तो आप बाहर आ गए हैं। मैं आपको रोज रोज मिला करूंगी। बाप रे! फिर क्या हुआ? और क्या होना था, मैं दोबारा जेल चला गया। पता नहीं सब लोग मुझसे इतना क्यों घबराते हैं। पिंकी, मैं तुम्हें बड़ी देर से तलाश कर रहा था। देखो, आज मूड खराब है। क्या मैं बहुत बुरी हूँ? बिल्कुल नहीं, तुम तो इतनी ईमानदार हो कि लाखों रुपए का एतबार तुम पर किया जा सकता है। ये हुई ना बात। जबो, काफी दिनों से कोई तगड़ा माल हाथ नहीं लगा। पिछले दिनों कर्फ्यू लगा रहा, वहाँ शरीफ आदमी की पहुंच नहीं थी। हम चोर उचक्कों को कौन घुसने देता। कल मैंने एक आदमी की पॉकेट मारी, बटुआ खोला तो उसमें से एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के कार्ड के सिवा कुछ ना निकला। और नए फैशन की जो शर्टें चली उनमें तो पॉकेट ही नहीं होती। ये तो सरासर हमारे साथ नाइंसाफी और ज्यादती है। अगर दर्जी लोगों की कमीजों में पॉकेट सीने लगाएंगे तो हम खाएंगे कहाँ से? तुमने 50,000 की मुझे रुई बेची, मैंने 1 लाख रुपए का तुम्हें तेल दिया, बाकी के 50,000 तुमने मुझे देने हैं। हजारों रुपए की लेन देन हो रही है। हाँ, लगता है उस दीवार के पीछे काफी बड़ी आसामियां बैठी हैं। जब्बू, तुम यही ठहरो, मैं उनको लूट कर आता हूँ। सारे नोट मेरे हवाले कर दो, नहीं तो दोनों को गोलियों से भून दूंगा। ले लो, पर ये असली नोट नहीं है। हम दोनों बिजनेस खेल रहे हैं, सारे रुपए नकली हैं। अगर नकली नोट है तो अपने पास रखो, मगर रो क्यों रही हो? तुम पिस्तौल दिखाओ और मैं रोऊं भी नहीं। ओह, बाप रे! अगर इसके रोने की आवाज में पुलिस आ गई तो वो मुझे धर दबोचेगी। देखो, मैं 5 रुपए देता हूँ, आइसक्रीम खा लेना, रोना नहीं। 5 नहीं, 10, हम 2 हैं। पार्टनर, हमेशा लेन देन में हमारा 50-50 हिस्सा होता है। तो फिर निकालो 5 रुपए, मैं उल्टे 10 रुपए देकर आया हूँ। तुम्हारा मतलब है कि छोटी सी बच्ची ने तुमसे 10 रुपए झटक लिए? कीचड़ में डूब मरने की बात है। तुम यही ठहरो, मैं उस लड़की से रुपए वापस लेकर आता हूँ। ये लड़की, बहुत हो गई मस्खरी, रुपए वापस दो। मगर ये 10 रुपए तो उस अंकल ने हमें अपने आप आइसक्रीम खाने के लिए दिए हैं। बिल्कुल, इसमें क्या शक है? मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं। मैं तुम दोनों का गला घोटकर मार दूंगा और नोट लेकर चलता बनूंगा। ओह बाप रे, हवलदार रामलू भाया, ये तो बड़ा जालिम आदमी है, यही से खिसकना चाहिए। अरे, कहाँ भागे जा रहे हो? तो वो रुपया रखो, अचानक मुझे कोई काम याद आ गया जो मैं अधूरा छोड़ आया था। मैं चाहती हूँ कि हवलदार रामलू भाया से तुम्हारी मुलाकात करा दो। नहीं, ऐसा न करना। तो फिर आइसक्रीम के साथ चॉकलेट खाने के लिए 10 रुपए दो। मगर मेरी जेब में एक पैसा भी नहीं। तो जो कुछ तुम्हारे पास है वही देते जाओ, नहीं तो मैं हवलदार रामलू भाया को आवाज लगाती हूँ। जब्बू, क्या आपने कपड़े और जूते गंगा के किनारे छोड़ाया? नहीं, उस लड़की ने उतरवा लिए।